अस्सलामुअलैकुम। इमरान सीरीज़ एक उर्दू जासूसी नावल सीरीज़ है जिसे पाकिस्तानी मुसन्निफ मज़हर कलीम ने तख्लीक किया है। अली इमरान एक अहम किरदार है, एक मज़ाहिया खुफिया एजेंट जो सीक्रेट सर्विसेज को X2 के तौर पर कंट्रोल करता है, लेकिन सीक्रेट सर्विसेज के एक आम रुकन के तौर पर काम करता नजर आता है। सवाए चंद मुट्ठी भर लोगों के किसी को इनके सर्विसेज चीफ की हैसियत का इल्म नहीं। और आज आपके लिए हाजिर है इसी सीरीज़ का एक और सिलसिला, रॉक हेड एपिसोड 7। टाइगर ने कार दारुल हुकूमत के मुसाफात में वाक़या एक नौ तमीर शुदा होटल 9 रोज़ की पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरकर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ मेन गेट की तरफ बढ़ गया। इस होटल का अभी हाल में ही इफ्तिताह हुआ था। इंतहाई जदीद होटल था और इसमें चंद ऐसी खसूसियात थीं कि दारुल हुकूमत का आला तबका आजकल दारुल हुकूमत के बाकी बड़े होटलों की निस्बत इसे तरजीह दे रहा था। इस वक्त भी होटल की पार्किंग रंग बिरंगी और नए मॉडलों की बड़ी छोटी गाड़ियों से भरी हुई थी। हालांकि अभी शाम ना हुई थी, लेकिन यहाँ रश अभी से होना शुरू हो गया था। रात के वक्त तो यहाँ वसी और अरीज पार्किंग के बावजूद कार खड़ी करने की जगह भी नहीं मिलती थी और अक्सर कार्स होटल के कंपाउंड से बाहर ही पार्क कर दी जाती थी। टाइगर मेन गेट में दाखिल होने की बजाय आगे बढ़ता चला गया और फिर होटल की इमारत के आखिरी हिस्से में मौजूद सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचा तो वहां दो मुसल्लह आदमियों ने उसका रास्ता रोक लिया। ये प्राइवेट पोर्श है जनाब, आप होटल में जाएं। एक मुसल्लह आदमी ने नरम से लहजे में कहा। मैंने मेहरबान से मिलना है, मेरा नाम टाइगर है और मेहरबान ने मुझे यहाँ का बाकायदा वक्त दिया हुआ है। टाइगर ने भी नरम लहजे में जवाब देते हुए कहा। दिया होगा जनाब, लेकिन यहाँ मुलाकात नहीं हो सकती। इसके लिए आपको होटल में ही जाना होगा। साहिब वहाँ वक्त पर खुद ही पहुँच जाएंगे, इस मुसल्ला आदमी ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन इस बार इसका लहजा खासा सख्त था। मैं यहाँ रुक जाता हूँ, तुम मेहरबान को मेरी आमद की इतला दे दो। अगर उसने कहा तो मैं होटल में चला जाऊँगा, वरना उससे यहीं मुलाकात कर लूँगा। टाइगर ने जवाब दिया। ठीक है, हम मालूम कर लेते हैं, इस आदमी ने कहा और फिर इसके कहने पर दूसरा आदमी तेज तेज कदम उठाता अंदरूनी राहदारी की तरफ बढ़ गया, जबकि टाइगर वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वो आदमी वापस आ गया। आइए जनाब, इस आदमी ने कहा तो टाइगर सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। अंदरूनी राहदारी में एक कमरे के दरवाजे पर जाकर वो मुसल्ला आदमी रुक गया। तशरीफ ले जाएं, मुसल्ला आदमी ने कहा तो टाइगर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। एक खासा बड़ा कमरा था जिसे इंतहाई कीमती फर्नीचर से सजाया गया था, लेकिन फर्नीचर की साख और सेटिंग के लिहाज से वो कमरा ड्राइंग रूम लग रहा था। एक तरफ पड़े हुए सोफे पर एक भारी जिस्म और चौड़े चेहरे वाला आदमी बैठा हुआ था। इसके जिस्म पे 3 पीस सूट था और वो बड़े अकड़े हुए अंदाज में सोफे पर बैठा हुआ था। इसके साथ ही सोफे पर एक नौजवान लड़की नीम अरियान लिबास पहने हुए तकरीबन इससे चिपट कर बैठी हुई थी, जबकि वो आदमी कान से कार्डलेस फोन लगाए हुए किसी से बात में मसरूफ था। इस आदमी ने टाइगर को अंदर दाखिल होता देखकर हाथ से इशारा इस आदमी ने टाइगर को अंदर दाखिल होते देखकर हाथ के इशारे से बैठने के लिए कहा, लेकिन वो बददस्तूर फोन पर बातें करने में मसरूफ रहा। टाइगर इसके सामने ही सोफे पर बैठ गया। लड़की ने अपने सामने रखी हुई सेंट्रल टेबल पर मौजूद शराब की बोतल से एक खाली जाम में शराब डाली और फिर उठाकर उसने शराब का जाम टाइगर के सामने रख दिया। लीजिए, शौक फरमाएं, लड़की ने बड़े लोचदार लहजे में कहा। ले जाओ इसे, मैं शराब नहीं पीता, टाइगर ने इंतहाई सख्त और झटकेदार लहजे में कहा। तो लड़की के चेहरे पे यकलक इस तरह हैरत के तासुरात उभर आए जैसे इसने जिंदगी में पहली बार किसी आदमी को शराब से इनकार करते हुए देखा हो। ये इम्पोर्टेड वाइन है और इंतहाई कीमती है। लोग तो इसके तसव्वुर में ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन इन्हें नसीब नहीं होती, लड़की ने कहा। इसने शायद ये समझा था कि टाइगर ने शराब को मुकामी समझकर इसे पीने से इनकार कर दिया है। जब मैंने कह दिया कि मैं शराब नहीं पीता तो फिर टाइगर का लहजा और ज़्यादा सख्त हो गया तो लड़की के चेहरे पे यकलक इंतहाई नागवारी के तासुरात उभर आए। उसने शराब का जाम उठा लिया और वापस ले जाकर अपने सामने वाली सेंट्रल टेबल पर रख दिया।
और एक बार फिर उस भारी वजूद वाले आदमी के जिस्म से चिमट कर बैठ गई। उसी लम्हे उस आदमी ने फोन ऑफ किया और सामने तपाई पर रख दिया। हाँ, अब बताओ क्या बात है टाइगर? तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? बादशाह खान के फोन की वजह से मैं तुम्हें मुलाकात का वक्त दे दिया है और यहाँ दाखिल होने की इजाज़त दे दी है, लेकिन मेरे पास वक्त बेहद कम होता है, इसलिए जो कुछ कहना है जल्दी से कह डालो। उस आदमी ने बड़े तंदखो से लहजे में टाइगर से बात करते हुए कहा, इस लड़की को बाहर भेजो, मैंने तुमसे अहम बात करनी है। टाइगर ने भी सर्द लहजे में कहा, जो कुछ कहना है इसके सामने कह डालो, ये मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी है। मेहरबान ने मुंह बनाते हुए कहा, बादशाह खान को जाली करेंसी तुम सप्लाई करते हो? तुम्हें कौन सप्लाई करता है? टाइगर ने कहा तो मेहरबान यखलक एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। क्या कह रहे हो? तुम्हारी ये जरूरत? तुम मेहरबान के सामने इस तरह बात करो? मेहरबान ने गुस्सीले लहजे में कहा, और इसके साथ ही इसने बिजली की तेजी से जेब में से रिवॉल्वर निकाल लिया, लेकिन दूसरे लम्हे खटक की आवाज के साथ ही रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा और लड़की चीखती हुई उठकर दरवाजे की तरफ भागी ही थी कि एक बार फिर से ठठक की आवाज सुनाई दी और लड़की के हलक से एक तवील चीख निकली। वो उछल कर नीचे गिरी और बुरी तरह तड़पने लगी। ये दोनों फाइट टाइगर ने किए। इसके हाथ में साइलेंसर लगा जदीद साख्त का रिवॉल्वर नजर आ रहा था। मेहरबान हैरत से आंखें फाड़े इसकी तरफ देख रहा था, जैसे अचानक इसकी आंखों की बीनाई चली गई। तुम तुम तुमने यहाँ फायरिंग की है? ग्रीटा को मार डाला तुमने? मेहरबान ने रुक रुक कर कहा, इत्मीनान से बैठ जाओ, वरना ग्रीटा की तरह तुम भी सोफे पर तड़पते हुए नजर आओगे। रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली किसी का लिहाज नहीं करती, टाइगर ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तो मेहरबान होंठ चुबाता हुआ सोफे पर बैठ गया। इसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। इसकी नजरें टाइगर पर जमी हुई थी। तुम हो कौन? बादशाह खान ने तो बताया था कि तुम इसके दोस्त हो, लेकिन मेहरबान ने इस बार कदरे संभले हुए लहजे में कहा। वो शायद अपने आप पर काबू पा चुका था, जबकि वो लड़की ग्रीटा अब साख्त पड़ी हुई थी। बादशाह खान तुम्हें फ़ोन करने के बाद तुम्हारी इस ग्रीटा की पोजीशन में पहुंच चुका है। इससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर तुमने कोई गलत हरकत की या मेरे सवाल का दुरुस्त जवाब ना दिया तो तुम्हारे साथ क्या सलूक हो सकता है। टाइगर ने सर्द लहजे में कहा, मेरा जाली करेंसी के धंधे से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तुम्हें बादशाह खान ने ये बताया है कि मैं इसे जाली करेंसी सप्लाई करता हूँ, तो इसने तुमसे झूठ बोला है। मेहरबान ने होंठ खींचते हुए कहा, बादशाह खान को ये जरूरत नहीं हो सकती तो वो मेरे सामने झूठ बोले। वो मेरे ताल्लुक अच्छे तरीके से जानता, और चूंकि तुम मुझे नहीं जानते इसलिए तुम्हारे इस झूठ को नज़रअंदाज करता हूँ। लेकिन अब अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारा इंजाम इंतहाई इबरतनाक भी हो सकता है। टाइगर ने सर्द लहजे में कहा, मैं जो कह रहा हूँ वो दुरुस्त है, मेहरबान ने कहा। दूसरे लम्हे ठठक की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी और इसके साथ ही मेहरबान चीखता हुआ पहले पहलू के बल सोफे पर गिरा और फिर नीचे जा गिरा। उसी लम्हे टाइगर ने छलांग लगाई कि उछल कर एक तरफ खड़ा हुआ ही था कि एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी और गोली ठीक उस जगह सोफे पर जा टकराई जहां एक लम्हा पहले टाइगर मौजूद था। दूसरे लम्हे ठठक की आवाज़ के साथ ही सेंट्रल टेबल और सोफे के दरमियान में मौजूद मेहरबान के हलक से भयानक चीख निकली और वह उछल कर खड़ा हुआ तो सेंट्रल टेबल उछल कर 2 फुट जा गिरी। उसमें मौजूद शराब की बोतल और जाम लड़कते हुए दूर जा गिरे। मेहरबान अपने दायां हाथ पकड़े पूरी तरह नाच रहा था। चूंकि टाइगर को मालूम था कि पहले जब इसने फायर किया था तो रिवॉल्वर मेहरबान के हाथ से निकलकर मेज़ और सोफे के दरमियान गिरा था, और अब जबकि इसने मेहरबान के झूठ बोलने पर फायर करके इसका कान उड़ा दिया था, तो मेहरबान मुड़कर सोफे पर गिरा और फिर पलटकर नीचे गिरा और लामहाला वो रिवॉल्वर उठाकर उस पर फायर करेगा। इसलिए जैसे ही मेहरबान नीचे गिरा टाइगर ने उठकर छलांग लगा दी, वरना वाकई हिट हो जाता। अब उसने इसके हाथ पर फायर किया था।
जिसमें इसने रिवॉल्वर पकड़ा हुआ था और वो मेज के ऊपर से हाथ घुमाकर इस पर फायर करना चाहता था। पहले फायर से सिर्फ मेहरबान का कान ही उड़ा था, जबकि इस बार इसका हाथ बाकायदा जख्मी हुआ था। वो दो उंगलियां भी फायर से अड़ गई थी, इसलिए वो कान का मामूली जख्म भी भूलकर हाथ पकड़कर तकलीफ की शिद्दत से नाच रहा था। टाइगर ने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन दूसरे लम्हे इसके मुंह से बे इख्तियार करा निकली। वो सीने पर मेहरबान के घूमते हुए बाजू की जोरदार जरब खाकर बेख्तियार उछलकर 2-3 फुट पीछे पीछे पुश्त के बल फर्श पर जा गिरा। मेहरबान ने वाकई इंतहाई महारत और फुर्ती से ये वार किया था। टाइगर को शायद अंदाज़ा ही ना था कि मेहरबान इस तरह अचानक हाथ घुमाकर उसके सीने पे ज़ोरदार ज़रब लगा सकता है, इसलिए वो गफलत में मारा गया। अचानक ज़रब लगने और उछलने की वजह से साइलेंसर लगा रिवॉल्वर इसके हाथ से निकलकर कहीं दूर जा गिरा था। टाइगर के नीचे गिरते ही मेहरबान ने किसी उकाब की तरह उछलकर इस पर छलांग लगा दी, लेकिन दूसरे लम्हे इसके हलक से एक जोरदार चीख निकली और इसका भारी जिस्म हवा में कलाबाजियां खाता हुआ टाइगर के पीछे फर्श पर एक जोरदार धमाके से जा गिरा। मेहरबान को शायद मार्शल आर्ट्स के दांव पेच ना आते थे, वरना उसे इस अंदाज में टाइगर के निचले हिस्से की तरफ इस तरह जिस्म पर छलांग ना लगाता। टाइगर ने इस पर छलांग लगाते हुए यखलक दोनों टांगे समेटकर घुटने ऊंचे करके उसके पेट पर इस अंदाज में ज़रब लगाई कि हवा में उड़ता हुआ मेहरबान का जिस्म लामहला कलाबाजियां खाकर अकब में जा गिरा। इसके साथ ही टाइगर यखलक उछल कर खड़ा हो गया। उसके साथ ही टाइगर ने भी बिल्कुल मेहरबान के ही अंदाज में इस पर छलांग लगाई तो मेहरबान ने टांगे बिजली की तेज़ी से समेटी और उसके घुटने ऊपर को इकट्ठे किए, लेकिन टाइगर का जिस्म हवा में ही मुड़ गया और दूसरे लम्हे इसके दोनों पैर एक लम्हे के लिए मेहरबान के जिस्म के साइड पर ज़मीन पर लगे और किसी गेंद की तरह दूसरी बार उछला और इस बार उसके दोनों पैर कुव्वत से मेहरबान की दियो की तरह फैले हुए सीने पर पड़े और टाइगर उछलकर 2 फुट दूर जाकर खड़ा हुआ। मेहरबान के हलक से इस कदर जोरदार चीख निकली कि कमरा काफ़ी देर तक गूंजता रहा, लेकिन मेहरबान का जिस्म चीख मारने के बाद एक झटके से सीधा हुआ और फिर साकत हो गई। ऐन दिल पर लगने वाले टाइगर के पैरों की भरपूर ज़रब ने एक झटके से इसे होश से बेहोशी की वादी में धकेल दिया था। टाइगर तेज़ी से आगे बढ़ा। उसने सबसे पहले जाकर कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक किया। कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए इसे ये तो फिक्र ना थी कि मेहरबान की चीखें बाहर खड़े मुसल्ला अफराद सुन लेंगे, लेकिन इसे डर था कि किसी भी लम्हे इनका कोई आदमी अचानक दरवाज़ा खोलकर अंदर आ सकता है। इसलिए इसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। दरवाज़ा लॉक करके टाइगर वापस मुड़ा और उसने सबसे पहले अपना साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर ढूंढ कर अपने जेब में डाल लिया और फिर आगे बढ़कर उसने फर्श पर बेहोश पड़े हुए मेहरबान को दोनों हाथों से पकड़कर उठाया और एक सोफे नुमा कुर्सी पर बिठा दी। फिर उसने मेहरबान की ही बेल्ट खोली और उसके साथ उसके दोनों हाथों को अकब में लाकर बेल्ट से अच्छी तरह बांध दिया। इसके बाद उसने मेहरबान के चेहरे पर यके बाद दीगर जोरदार थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। चौथे पांचवें जोरदार थप्पड़ पर मेहरबान चीखता हुआ होश में आ गया। टाइगर ने अपने कोट की अंदरूनी जेब से एक तेज़दार खंजर निकाल लिया। बोलो, कौन सप्लाई करता है तुम्हें जाली करेंसी? बोलो, टाइगर ने खंजर की नोक इसके गर्दन पर रखते हुए दबाते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं ये धंधा नहीं करता, मेहरबान ने रुक रुक कर कहा तो टाइगर का हाथ यकलक बिजली की तेज़ी से हरकत में आया और एक बार फिर मेहरबान के हलक से निकलने वाली ज़ोरदार चीख से कमरा गूंज उठा। टाइगर ने एक ही वार में सामने बैठे हुए मेहरबान की बाईं आंख को खंजर से काट दिया था। बंधे हुए मेहरबान का जिस्म चंद लम्हे झटके खाता रहा, फिर ढीला पड़ गया। उसके साथ ही उसके सर एक तरफ ढलक गया। उसकी जख्मी आंख से मवाद और खून बहकर उसके गाल से होता हुआ उसकी गर्दन तक जा पहुंचा। टाइगर ने खंजर एक तरफ रखा और फिर एक हाथ से इसका सर पकड़कर सीधा किया और दूसरे हाथ से
एक बार फिर इसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। इस बार मेहरबान तीसरे थप्पड़ पर ही होश में आ गया और उसने होश में आते ही हलक के बल चीखना शुरू कर दिया। टाइगर ने पास पड़ा हुआ खंजर उठा लिया। इस बार अगर तुमने झूठ बोला तो दूसरी आंख का भी यही हश्र होगा, बोलो वरना, टाइगर ने घुराते हुए कहा और साथ ही उसने खून आलोत खंजर मेहरबान की इकलौती आंख के सामने लहराना शुरू कर दिया। तुम कौन हो? तुम इंतहाई जालिम आदमी हो। तुम कौन हो? मेहरबान ने कहा। मेहरबान ने इस बार सिसकते हुए लहजे में कहा। इसके लहजा बता रहा था कि वो अब टाइगर से ज़हनी तौर पर बेहद खौफजदा हो चुका है। फिक्र मत करो, मेरा ताल्लुक पुलिस या किसी सरकारी एजेंसी से नहीं है। मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ। मेरी पार्टी भी इस मुल्क में जाली करेंसी का बड़े पैमाने में धंधा करना चाहती है। उसने मेरे ज़िम्मे ये काम लगाया है कि मैं इसे भारी मुआवजे के एवज़ ये मालूमात मुहैया करूँ कि यहाँ कौन कौन पहले से इस धंधे में मुलव्वस है। मैंने सिर्फ मालूमात मुहैया करनी है और बस। ये भी हो सकता है कि मेरी पार्टी ज़्यादा मुआवजे पर तुम्हारी खिदमत हासिल करे। यही बात मैंने बादशाह को भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके मोटे दिमाग में ये बात आ ही नहीं सकी, वरना वो भी ज़िंदा रह जाता। और अब तुम भी सुन लो कि अगर तुमने सच ना बोला तो फिर तुम्हारी लाश भी आज रात किसी गटर में तैरती हुई नजर आएगी। टाइगर ने कहा। ओ मैं 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 तुम पहले मुझे बता देते, मेरी आंख ज़ाया ना होती, मेहरबान ने कहा। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, जो कुछ सच है वो बोल दो और ये सुन लो, जो कुछ तुम बताओगे मैं इसे कंफर्म भी करूँगा, टाइगर ने कहा। मुझे जाली करेंसी सप्लाई काफिरस्तान से होती है, मेहरबान ने कहा तो टाइगर बेइख्तियार उछल पड़ा। किसके ज़रिए होती है? बराह रास्त? टाइगर ने पूछा। माल तो बराह रास्त आता है, लेकिन मुआवजा सेठ असलम के ख़ास आदमी जानू के ज़रिए मिलता है, मेहरबान ने कहा। टाइगर इसके लहजे से ही समझ गया था कि वो सच बोल रहा है। सेठ असलम कौन है? टाइगर ने पूछा। तो आइसलैंड का मालिक सेठ असलम, मेहरबान ने जवाब दिया। कितना माल आता है और तुम किस तरह ठिकाने लगाते हो उसे? टाइगर ने पूछा। अब भी माल थोड़ा आता है, लेकिन मुआवजा 4 गुना मिलता है। लेकिन ये माल हमें मार्केट में चलाने की इजाज़त नहीं, बल्कि हुक्म यह है कि माल को बैंक के ज़रिए चलाया जाए। बहरहाल ये माल बादशाह खान और 2 और आदमियों के हवाले कर देता हूँ, वो आगे चलाते हैं, मेहरबान ने कहा। 2 और आदमी कौन है? टाइगर ने पूछा। फेडरल बैंक असिस्टेंट डायरेक्टर ओसाफ और पाक एशिया बैंक के मेन ब्रांच के हेड क्वार्टर के कैशियर बशीर, मेहरबान ने जवाब दिया। लेकिन बादशाह खान तो एक आम बदमाश के ज़रिए मार्केट में चलाता रहा है, टाइगर ने कहा। नहीं, इसके ज़िम्मे शुमाली इलाके हैं, इसके वहाँ बैंकों के आदमियों से राब्ते हैं, मेहरबान ने जवाब देते हुए कहा। ने जवाब देते